ज़बानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। ये कहानी है जेमी की, जो अपनी मॉम को एक सीरियल मर्डर से बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करती है और जहाँ वो 35 साल पहले के अपने मॉम डैड से मिलती है। मगर क्या ये टाइम ट्रैवल उसकी मॉम को बचाने में उसकी हेल्प कर पाता है, ये जानेंगे हम आज की मूवी टोटली किलर में। कहानी के शुरू में हम देखते हैं 35 साल पहले छोटे से टाउन नॉर्थ वर्नन में 3 लड़कियों का बड़ी ही बेरहमी से मर्डर हुआ था और विक्टिम्स में थी टिफनी, जिसे 27 अक्टूबर 1987 को 16 बार चाकू से मारा गया था और वो भी उसके 16th बर्थडे पे। और ठीक 2 दिन बाद 16 साल की मरीसा को भी उसी बेरहमी से 16 बार चाकू से मारा गया था और उसके 2 दिन बाद 16 साल की हेदर को भी ठीक उसी तरीके से मारा गया था। मगर उसके बाद मर्डर कहीं गायब हो चुका था और अगर आई विटनेस की माने तो स्वीट 16 किलर काले कपड़े और मास्क पहनता है और उसका स्टाइल इतना फेमस हो गया कि लोग आज भी नॉर्थ वर्नन में हर हेलोइन पे उसके जैसा बन के घूमते हैं। और क्राइम जर्नलिस्ट क्रिस आज हेलोइन के मौके पे कई लोगों को नॉर्थ वर्नन के स्वीट 16 किलर के क्राइम सीन और विक्टिम्स के घरों का टूर दे रहा था। और वहीं हम देखते हैं जेमी को, जो कि आज अपने फ्रेंड एमिलिया के साथ किलर इंस्टिंक्ट नाम के रॉक बैंड का कॉन्सर्ट देखने जा रही थी। मगर उसकी मॉम पैम उसे घर पे ही रुकने का कह रही थी, स्पेशली क्योंकि अब जेमी 16 साल की हो चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि हेलोइन की रात वो घर के बाहर रहे। दरअसल 35 साल पहले जिन लड़कियों का मर्डर हुआ था वो पैम की फ्रेंड्स थी, तो इसलिए अब उनकी टेंशन तो बनती ही थी। मगर जेमी अपनी मॉम को कहती है, ये 1987 नहीं है, मेरे पास लोकेशन ट्रैकर है, पेपर स्प्रे है और यहाँ तक कि 7 साल की उम्र से मैं सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी ले रही हूँ। पैम उसकी बातों से खुश नहीं थी, मगर फिर भी वो कहती है, ठीक है तुम जा सकती हो, मगर सिर्फ एक शर्त पे, तुम्हारे डैड तुम्हें लेने और छोड़ने जाएंगे। मजबूरन जेमी को मानना पड़ता है और रास्ते में वो एमिलिया को पिक करती है। वहीं हम अकेली पैम को घर पे देखते हैं, जो बच्चों को कैंडीज दे रही थी। और तभी अचानक से पैम के डोर पे किलर कॉस्ट्यूम पहन के एक आदमी आता है। अब नॉर्थ वर्नन में ये बात एकदम नॉर्मल थी, मगर अचानक से वो आदमी चाकू निकाल के पैम पे हमला कर देता है। पैम बहुत हिम्मत से उस कातिल का सामना करती है और उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया था और अब वो खुद को बचाते हुए किलर से कहती है, पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। ये सुन किलर वहाँ से चला जाता है। पैम खुद को शांत करती उतनी देर में वो किचन के बैक डोर से अंदर आके पैम को मारना स्टार्ट कर देता है और फिर वो चाकू से ठीक 16 बार पैम को मारता है, जिसकी वजह से पैम मारी जाती है। और बाद में पुलिस के साथ क्रिस आके अपने चैनल पे न्यूज शेयर करता है कि स्वीट 16 किलर वापस आ चुका है, जिसका मतलब है अब कोई भी सेफ नहीं है। अगले दिन दुखी जेमी अपने स्कूल में होती है और प्रिंसिपल सबको स्वीट 16 किलर के बारे में वार्न करता है और वो कहता है कि अगर उनका सामना किलर से हो तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें भाग जाना चाहिए। और क्लास के बाद प्रिंसिपल और शेरिफ कैरा जेमी से मिलने आते हैं और शेरिफ उससे पूछती है, तुम क्रिस और अपनी मॉम के रिलेशन के बारे में क्या जानती हो? जिस पे जेमी शॉक होके कहती है, मुझे नहीं लगता उनके बीच में कोई भी रिलेशन था। मगर शेरिफ उसे कहती है, पैम के फोन में हमें पैम और क्रिस के बीच में काफी सारे टेक्स्ट मिले हैं, वैसे क्या तुम्हारे डैड जेलस टाइप हैं? जिसे सुन जेमी उसे गुस्से में कहती है, मैं जानती हूँ मेरे डैड तुम्हें कभी भी स्कूल टाइम से पसंद नहीं थे, मगर उनपे इल्जाम लगाने की बजाय उस किलर को पकड़ो जो तुम्हारे डैड भी 35 साल पहले पकड़ नहीं पाए थे। उसके बाद जेमी बिलीज बोर्ड वॉक में जाती है। ये वही जगह थी जहाँ स्वीट 16 किलर ने अपना लास्ट मर्डर किया था और उस कत्ल के बाद इस मेले में लोग नहीं आते थे, इसलिए जेमी के प्रिंसिपल को ये जगह फ्री में साइंस फेयर लगाने के लिए मिल गई थी। और यहाँ एमिलिया अपने प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम मशीन बना रही थी, जिसका ब्लूप्रिंट उसे अपनी मॉम लॉरेन की पुरानी डायरी से मिला था। और एमिलिया ने टाइम मशीन को 27 अक्टूबर 1987 पे सेट कर रखा था। वो सोच रही थी कि शायद इससे वो किलर के पहले मर्डर को रोक सके। और बाद में रात को जेमी से बात करने के लिए उसके डैड आते हैं और जेमी उनसे क्रिस के बारे में पूछती है और वो जेमी को कहता है, तुम्हारी मॉम ने क्रिस को कभी भी पसंद नहीं किया क्योंकि वो एक वल्चर है और उसने अपने फायदे के लिए ट्रैजिक मर्डर्स को यूज किया। उसकी बात सुन जेमी उससे कहती है, तो मॉम उसे मैसेज क्यों कर रही थी? जिसपे वो कहता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प ले रही थी उस कातिल को ढूंढने के लिए। और अब अगले दिन जेमी क्रिस से मिलती है। जेमी उससे पूछती है, क्या मेरी मॉम और तुम्हारा अफेयर चल रहा था? जिसपे क्रिस उसे मना कर देता है और कहता है, मैं सिर्फ किलर को ढूंढने में उनकी हेल्प कर रहा था। वैसे क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया था लास्ट मर्डर के बाद किसी
ने उनके लॉकर में एक नोट छोड़ा था। ये कह के वो उसे एक नोट देता है जिसपे लिखा था यू आर नेक्स्ट वन डे। साथ ही वो उसे कहता है मुझे उसने ये क्लू के तौर पे दिया था। ये सुन जेमी परेशान होके वहाँ से चली जाती है और बाद में वो एमिलिया से मिलके उसे कहती है मैं स्वीट 16 किलर को पकड़ना चाहती हूँ, और तभी किलर उस पे हमला कर देता है और जेमी भागती हुई ब्रॉड वॉक में जाके एमिलिया की टाइम मशीन के पास छुप जाती है। मगर किलर उसे वहाँ ढूंढ के मारने की कोशिश करता है, मगर चाकू जाके लगता है टाइम मशीन की स्क्रीन पे, जिससे एकदम से टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है और जेमी पहुँच जाती है 35 साल पहले के बिलीज ब्रॉड वॉक में। और पूछने पे उसे पता चलता है कि ये 1987 है और वो पैम को ढूंढ के उसे वार्न करने के लिए अपनी मॉम के स्कूल पहुंच जाती है और वो वहाँ खुद को कनाडा से एक्सचेंज स्टूडेंट बताती है और खुद को 11th ग्रेड के लिए एनरोल करा लेती है। और उसे स्कूल के अंदर जाने पे वही तीनों लड़कियां मिलती हैं जिनका मर्डर हो चुका था और वहाँ उसे ये भी पता चलता है कि पैम, टिफनी, मेरिसा और हेदर बुलीज हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं। पैम और उसकी फ्रेंड्स प्लान करते हैं रात को टिफनी की बर्थडे पार्टी में मिलने का, मगर जेमी पैम से पार्टी कैंसिल करने के लिए कहती है क्योंकि ये वही पार्टी थी जहाँ किलर ने पहला मर्डर किया था। मगर पैम और उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा के वहाँ से चली जाती हैं। अब जेमी पुलिस की हेल्प लेने का सोचती है और वो शेरिफ लिम से मिलने जाती है जो कि 2023 वाली शेरिफ कैरा के डैड है। वो उसे कहती है आज रात टिफनी की बर्थडे पार्टी में मर्डर होने वाला है और उन्हें ये मर्डर रोकने के लिए जाना चाहिए। मगर जाहिर सी बात है पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते, इसलिए अब वो वापस आके एमिलिया की मॉम लॉरेन से मिलती है और वो उसको पूरी बात बताती है। साथ ही वो उसे उसकी नोटबुक के बारे में भी बताती है जिसमें उसने टाइम मशीन के बारे में लिखा था और सारी बातें सुन के लॉरेन उस पर यकीन कर लेती है। जेमी उसे कहती है हमें टाइम मशीन को भी मॉडिफाई करना होगा क्योंकि उसे स्टार्ट करने के लिए वाईफाई की जरूरत पड़ेगी, मगर वाईफाई तो इस ईयर में है ही नहीं। इसके बाद जेमी लॉरेन को टाइम मशीन दिखाने ले जाती है जो कि फोटो बूथ के अंदर थी और नाइफ को देख लॉरेन जेमी को बताती है कि मशीन को एक एक्स्ट्रा मेटल कंडक्टर की जरूरत होगी, तभी वो चाकू लगने से स्टार्ट हो गई थी। और अब लॉरेन लग जाती है मशीन को चेक करने में और वहीं 2023 में जेमी के गायब होने से उसके डैड बहुत परेशान थे और तभी एमिलिया आके उसे कहती है मैं जानती हूँ जेमी कहाँ है, उसने मेरी बनाई हुई टाइम मशीन यूज की थी और वो अभी 1987 में है। मगर कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और शेरिफ उसे कहती है साइंस फिक्शन इतना पसंद है तो जाके बुक लिखो। वहीं जेमी और लॉरेन टिफनी की बर्थडे पार्टी में घुसने की कोशिश करते हैं मगर बाकी लोग उन्हें बुली करके अंदर नहीं घुसने देते। तो अब डग जो कि प्रेजेंट में जेमी का स्कूल प्रिंसिपल है वो उन्हें हेल्प करता है घर के पीछे के रास्ते से पार्टी में घुसने में और पार्टी में जेमी अपने डैड यानी कि ब्लेक को देखती है जो फिलहाल टिफनी को डेट कर रहा है, मगर वो दोनों ही एक दूसरे को कई बार चीट कर चुके थे। वहाँ उसे क्रिस भी दिखता है और कैरा जो फ्यूचर शेरिफ है वो भी मिलती है। जेमी पैम और उसकी फ्रेंड से बात करके उन्हें खतरे के बारे में बताने की कोशिश करती है मगर कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था और जेमी टिफनी को ढूंढते हुए गैरेज में पहुंच जाती है मगर वहाँ टिफनी नहीं थी, जिससे उसे समझ आता है उसके टाइम ट्रैवल की वजह से इवेंट्स बदल चुके थे और वो एक बार फिर टिफनी को ढूंढने लगती है और वही टिफनी अपने पेरेंट्स के बेडरूम में होती है कि किलर तभी उस पर हमला कर देता है और जब तक जेमी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है टिफनी मर चुकी थी। वहाँ पुलिस आके सबसे पूछताछ करती है और उन्हें शक होता है जेमी पे, मगर पैम जेमी को पुलिस से बचाती है और बाद में वो उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि टिफनी खतरे में है, जिसे सुन जेमी कहती है मैं एक साइकिक हूँ और मैंने फ्यूचर में देखा था कि आज उसका मर्डर होने वाला है, इसलिए मैं उसे बचाने आई थी। साथ में वो पैम को ये भी कहती है कि उसके साथ साथ उसके दोस्तों की जान भी खतरे में है और उसकी बात सुन पैम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और लॉरेन टाइम मशीन को सही करने में लग जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ एमिलिया को देखते हैं जो एक दूसरी टाइम मशीन बना रही थी। तभी उससे मिलने क्रिस आता है और वो उसे कहता है अजीब बात है, मुझे हमेशा से इन मर्डर्स के बारे में सारी डिटेल्स पता थी और मुझे आज तक लगता था कि टिफनी का मर्डर गैरेज में हुआ था, मगर असल में उसका मर्डर उसके पेरेंट्स के बेडरूम में हुआ था। मैं इतनी बड़ी बात मिस कैसे कर सकता हूँ। दरअसल क्रिस कुछ भूल नहीं रहा था मगर टाइम ट्रैवल की वजह से इवेंट्स बदल चुके थे और तभी एमिलिया की नजर पड़ती है फोटो में रखे एक नोट पे जिसमें लिखा था स्टैप द मशीन जे और क्रिस उसे कहता है पुलिस को ये नोट टिफनी की बॉडी के पास से मिला था, जिसे सुन एमिलिया उसे कहती है क्या आपके पास उस रात पार्टी की और फोटोज हैं? क्रिस उसे और फोटोज दिखाता है और उसमें से एक पिक्चर में उसे जेमी दिख जाती है, जिसे देखते ही वो समझ जाती है इवेंट्स बदल चुके हैं और वो नोट भी जेमी ने ही छोड़ा था।
था और अब उसे समझने में देर नहीं लगती कि उन्हें एक एक्स्ट्रा मेटल कंडक्टर की जरूरत है। वहीं पास्ट में लॉरेन और जेमी स्कूल जाते हैं, जहाँ सब लोग टिफनी की मौत पे काफी उदास होते हैं और पैम के ग्रुप से जेमी को बात करते हुए पता चलता है लास्ट ईयर ट्रिश नाम की लड़की की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और तब पुलिस को उसकी बॉडी में हाई अल्कोहल परसेंटेज मिला था। वैसे ये लड़की भी पैम और उसके दोस्तों के हाथों बुली हो चुकी थी और बाद में सब लोग मेरिसा की बर्थडे पार्टी प्लान करने में लग जाते हैं, जो कि मेरिसा अपने पेरेंट्स के कॉन्डो में बनाना चाह रही थी। जेमी भी इसके लिए तैयार थी क्योंकि एक्चुअली मेरिसा का मर्डर जंगल में एक कैबिन में हुआ था और तभी जेमी को डेमन नाम के लड़के की नोटबुक में उसकी हैंडराइटिंग दिखती है, जो कि पैम के लॉकर वाले नोट से मैच कर रही थी। बाद में जब जेमी पार्टी में जाने के लिए सबसे मिलती है, वो उनसे डेमन के बारे में पूछती है और उससे पता चलता है कि वो ट्रिशा का भाई है। पार्टी में जाते हुए रास्ते में जेमी सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग उसे धोखे से उसी कैबिन में ले आए हैं जहाँ मेरिसा की डेथ हुई थी। अब इस पार्टी में इनके अलावा ब्लेक, कैरा और रैंडी भी इनवाइटेड थे और जेमी अब सबको मना करती है कि कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा, मगर अगले ही पल सब लोग घर के बाहर हॉट टब में थे। जेमी आसपास नजर रखने की कोशिश कर रही थी और साथ ही उन लोगों से बार बार ध्यान रखने के लिए कह रही थी, इसलिए उससे परेशान होकर वो लोग मजाक में उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और जेमी नोटिस करती है कि घर की एक विंडो खुली हुई थी जबकि उसने सारी विंडोज खुद लॉक की थी। इसलिए अब वो उन्हें वार्न करने की कोशिश करती है कि घर के अंदर कोई घुस गया है, मगर सब लोग इतने नशे में थे कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता और घर के अंदर आया आदमी कोई और नहीं बल्कि किलर ही था, जो मेरिसा की जगह हैदर पे हमला कर देता है और ब्लेक उसे देख के उससे लड़ने की कोशिश करता है और किलर उसे भी चाकू मार देता है और जब वो भाग रहा होता है जेमी उस पे हमला कर देती है। अब किलर जेमी को चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी पैम उस पे हमला कर देती है और किलर पैम को मारता उससे पहले ब्लेक उस पे हमला कर देता है और अब इस पिटाई वाले लूप से खुद को बचाने के लिए किलर भाग जाता है। वो तीनों किलर को भगाने में तो कामयाब हो गए थे, मगर वो हैदर को नहीं बचा पाए थे और पुलिस को अभी भी कोई क्लू नहीं था कि मर्डर किसने किया है। अब अगले दिन स्कूल में लॉरेन जेमी को कहती है, तुम्हें हर हाल में आज रात तक फ्यूचर में वापस लौटना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंसी रह जाओगी। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि उसे टाइम मशीन चलाने के लिए वाईफाई और पावर की जरूरत पड़ेगी और वो ये सारा इंतजाम बिलीज ब्रॉडफॉक में करेंगे। और तभी जेमी डेमन को नोटिस करती है, जो अपनी वैन में स्कूल में आया था और जेमी मौका मिलते ही उसकी वैन में घुस के तलाशी लेती है और तभी वहाँ डेमन आ जाता है और जेमी डेमन से पूछती है, टिफनी की पार्टी वाले दिन मैंने तुम्हारी वैन उसके घर के बाहर देखी थी। ये अजीब था क्योंकि डेमन उस पार्टी में इनवाइटेड ही नहीं था, मगर डेमन उसकी बात सुन के कहता है, मैं उस पार्टी का हिस्सा बनना चाहता था। मैं जानता हूँ मैं डरावना दिखता हूँ, मगर मैं कातिल नहीं हूँ। जेमी को उसकी बात पे यकीन हो जाता है। बाद में ब्रॉड वॉक पे जेमी और बाकी सारे लोग मिलके किलर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। आज फाइनल मर्डर वाली रात थी और जेमी मेरिसा को अपना अलार्म देती है ताकि अगर वो किलर को देखे तो उन्हें हेल्प के लिए बुला सके। और वहीं 2023 में क्रिस की मेमोरीज अब बदलने लगी थी। उसे याद आता है कि उसने बिलीज ब्रॉड वॉक में हैलोवीन की रात मेरिसा को देखा था और उसे किलर फॉलो कर रहा था। इसलिए अब वो एमिलिया को जेमी को जल्द से जल्द वहाँ से निकालने के लिए कहता है और तभी एमिलिया क्रिस को बताती है कि टाइम मशीन रेडी हो चुकी है और वही मेरिसा डॉल हाउस के अंदर बेट बन के जाती है और बाकी सब लोग वहाँ छुप जाते हैं। मगर जेमी के यहाँ आने की वजह से मर्डर्स के सारे ऑर्डर्स चेंज हो चुके थे, इसलिए एक बार फिर किलर मेरिसा पे अटैक ना करके जेमी पे अटैक कर देता है और बाकी सब मिलके उसे बचाने की कोशिश करते हैं और कातिल इस सब हाथापाई में रैंडी को बुरी तरह मारने लगता है कि तभी जेमी उसे पीछे से चाकू मार देती है और कातिल चाकू निकाल के जेमी को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कारा आके उसे मार देती है और जब वो उसका मास्क उतारते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किलर डक था और तभी जेमी को उसके गले में एक लॉकेट दिखता है जिसमें ट्रिश और उसकी फोटो होती है। दरअसल वो दोनों रिलेशन में थे और पिछले समय टिफनी और मेरिसा ने ट्रिश को एक रात घर पे इनवाइट करके खूब सारा अल्कोहल पिला के उसे बुली किया था, जिस वजह से वो रोते हुए वहाँ से चली गई थी और ड्रिंक एंड ड्राइव करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसी बात का बदला लेने के लिए डग ने उन्हें मारने का प्लान बनाया था, जिसे सुन के जेमी काफी अपसेट हो जाती है और वो पैम से पूछती है, तुम किसी को मार कैसे सकती हो? मगर पैम उसे कहती है इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था और जेमी पैम को वो नोट दिखा के कहती है तो वो तुम्हें मारना क्यों चाहता था? मगर तभी अचानक से एक दूसरा किलर आके मेरिसा का गला काट के वहाँ से भाग जाता है। ये देख वो सारे लोग वहाँ से भागते हैं और लॉरेन जेमी को टाइम मशीन में ले जाके कहती है, तुम्हें अभी जाना होगा वरना तुम कभी नहीं जा पाओगी।
होगी और लॉरेन उसे कहती है उसे मशीन के सेंटर में रहना होगा और अगर वो साइड में गई तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। लॉरेन टाइम मशीन को हैलोवीन 2023 के एक दिन पहले सेट करती है ताकि जेमी फ्यूचर में अपनी मॉम को बचा सके, मगर उसके जाने से पहले किलर वहाँ आ जाता है और वो जेमी पे हमला करता उससे पहले पैम वहाँ आके उस पे हमला कर देती है और अब दोनों मिलके उससे लड़ने की कोशिश करती हैं, मगर किलर पैम को चाकू मार देता है और इससे पहले वो उसे जान से मार देता जेमी तभी पैम को मशीन से बाहर फेंक देती है। और अब जब इस किलर का मास्क उतरता है तो पता चलता है ये किलर कोई और नहीं बल्कि क्रिस था और वो एमिलिया की टाइम मशीन में धोखे से यहाँ आया था और क्रिस उसे बताता है कि उसी ने पैम के लॉकर में वो नोट रखा था क्योंकि वो हर हाल में लोगों को 35 साल पहले हुए मर्डर्स में इंटरेस्टेड रखना चाहता था और हैलोवीन की रात उसी ने पैम को मारा था। वो कहता है जितने भी लोग इस स्टोरी को जानने में इंटरेस्टेड होंगे मैं उतना ही फेमस होता जाऊंगा। और अब क्रिस जेमी को भी मारने की कोशिश करता है मगर जेमी लड़ते हुए उसके हाथ में चाकू मार देती है और साथ ही वो उसे नेल गन से कीले मार के मशीन के एंड में धक्का दे देती है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। और अब फाइनली जेमी 2023 में वापस आ जाती है और वो सीधे अपनी मॉम से मिलने घर जाती है। हम देखते हैं कि पैम जिंदा थी, तभी एमिलिया और लॉरेन भी उससे मिलने आती हैं। जेमी को पता चलता है कि उसके टाइम ट्रेवल की वजह से काफी सारी चीजें बदल चुकी थी, जैसे कि अब उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम जेमी था और जेमी का नाम कोलेट था। लॉरेन उसे एक नोटबुक देती है ताकि वो जान सके और क्या क्या बदल चुका है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।